looks green. तो आज की क्लास में हम लाइफ प्रोसेस चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले ये लाइफ प्रोसेस को हम स्टडी करेंगे प्लांट्स में। देखना ध्यान से। Just like us. No, it's different. It doesn't have a mouth. How does it feed itself? Is it a live organism? Strange. Let's take this back with us as a specimen. This lesson explains how plants manufacture food through photosynthesis. By the end of this lesson, you will be able to define life processes, define autotrophic nutrition, explain the process of photosynthesis, illustrate the importance of chlorophyll through an experiment, illustrate the importance of carbon dioxide through an experiment, and illustrate the importance of sunlight through an experiment. I wonder, do the functions of living organisms stop when they are sitting or sleeping? Living organisms perform functions like synthesizing proteins and growing, even while they don't seem to be doing anything specific. तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो कुछ बेसिक फंक्शंस परफॉर्म करते हैं अपने आप को जिंदा रखने के लिए। ये जो बेसिक फंक्शंस हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म कर रहे हैं अपनी लाइफ को मेंटेन करने के लिए, इन्हीं को हम लाइफ प्रोसेसेस बोलते हैं। तो बेसिक लाइफ प्रोसेस क्या होते हैं? न्यूट्रिशन, खाने को किस तरह से इनटेक करेगी बॉडी। रेस्पिरेशन, आपको पता ही है रेस्पिरेशन वो प्रोसेस है जिसमें जो डाइजेस्टेड फूड है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगा और एनर्जी रिलीज होती है। और इसके अलावा जो फूड डाइजेस्ट हुआ उसको बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में कैसे ट्रांसपोर्ट करना है, ठीक है। ये सारे जनरल लाइफ प्रोसेसेस हैं जो कि एक बॉडी परफॉर्म करती है। और कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस है कि अगर एक बॉडी सो भी रही है, जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर सो भी रहे हैं तो उनका जो हार्ट है वो बीट करता रहता है, बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन होता रहता है। इंपॉर्टेंट जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो बॉडी में एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ट्रांसपोर्ट होते ही रहते हैं। The processes that तो ये लाइफ प्रोसेस का की डेफिनेशन है जो कि आपको नोट करनी है। Processes that help in carrying out metabolic functions of living organisms are called life processes. यहाँ metabolic functions से मतलब क्या है कि लाइफ प्रोसेस को कंटिन्यू रखने के लिए हमारी बॉडी में कुछ केमिकल रिएक्शंस होते हैं। तो इन केमिकल रिएक्शंस को हम मेटाबॉलिक रिएक्शंस या मेटाबॉलिक फंक्शंस बोलते हैं। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ लाइफ प्रोसेसेस। help in carrying out these metabolic functions मैं कॉपी कर रहा हूँ। are collectively called life processes. In order to perform these life processes, living organisms need energy. This energy is obtained from food. This entire process of obtaining energy from food, ठीक है, तो वो प्रोसेस जिसमें हम फूड से एनर्जी ऑब्टेन करते हैं, द प्रोसेस इज नोन एज न्यूट्रिशन। द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग एनर्जी फ्रॉम फूड इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। is called nutrition. The nutritional processes of living organisms are decided by how complex the organisms are. Plants and a few bacteria use inorganic substances to prepare their food.
अब ये जो प्रोसेस है न्यूट्रिशन का, मोड है जो न्यूट्रिशन का, ये डिपेंड करता है कि ऑर्गेनिज्म की बॉडी कितनी कॉम्प्लेक्स है। जैसे कुछ सिंपल ऑर्गेनिजम्स और प्लांट्स, ये अपना फूड प्रिपेयर करते हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, अपना जो फूड प्रिपेयर करेंगे ऑर्गेनिक सब्सटेंस की फॉर्म में, और ये लेते क्या है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, इसको कन्वर्ट करते हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में। ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस बच्चों जो प्लांट्स और एनिमल से मिलकर के बना होता है, और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस क्या होते हैं, जो नॉन लिविंग है, जैसे सॉइल हो गया, वाटर हो गई, सनलाइट हो गया, तो ये सब चीजें जो है इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है। तो प्लांट्स सनलाइट और वाटर को यूज करके, कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करके फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस परफॉर्म करता है, और क्या कर देता है, इन सबको किस में कन्वर्ट कर देता है, कार्बोहाइड्रेट्स या ग्लूकोज में। ग्लूकोज क्या हो गया, ऑर्गेनिक सब्सटेंस। तो प्रिपरेशन ऑफ फूड इन द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंस इज नोन एज ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अपना खाना खुद बनाना, किसी दूसरे और ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड ना होना, दिस इज ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। in the form of organic compounds. So they are called autotrophs. The process of nutrition in autotrophs is known as autotrophic nutrition. Fungi and animals cannot prepare their own food, and directly or indirectly अब देखिए, फंजाई या कोई दूसरे जो एनिमल्स होते हैं वो डायरेक्टली अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर सकते, तो इसीलिए वो ऑटोट्रॉफ्स पर डिपेंड है अपने फूड के लिए। तो इस तरह के न्यूट्रिशन को हम बोलते हैं हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, और उन ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं हेट्रोट्रॉफ्स। ओके, depend on autotrophs for their food. Such organisms are called heterotrophs, and the process of nutrition in heterotrophs is called heterotrophic nutrition. So, this plant can prepare its own food? That's right. Plants prepare food through photosynthesis, the process of using energy in sunlight. तो वो प्रोसेस जिसमें सनलाइट की जो एनर्जी होती है उसको यूज करके उसको कन्वर्ट किया जाता है वाटर को कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बोहाइड्रेट्स में। क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ये प्रोसेस होता है। क्लोरोफिल का फंक्शन क्या हो जाता है, सनलाइट एनर्जी को ट्रैप करके रखना, एब्जॉर्ब करना। तो सनलाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर को कन्वर्ट किया जाता है ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन में। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। मैं नोट करना है, ये पता है तो मत करो नोट। Light नेम कर to लेते हैं। convert water and carbon dioxide into carbohydrates and oxygen is called photosynthesis. Let's look at the basic raw materials needed to perform photosynthesis. Sunlight acts as a source of energy. Carbon dioxide is obtained from the atmosphere. Water is absorbed from the soil by the roots of plants. Leaves have tiny pores on their surface called stomata. Stomata let in the carbon dioxide from the atmosphere. The carbon dioxide then diffuses into cell organelles called chloroplasts, which carry out photosynthesis. ठीक है, तो जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा वो कहाँ पर होता है, लीव्स में। लीव्स में कौन से पोर्शन में, ये क्लोरोप्लास्ट में। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो लीव्स के पोर्स जो होते हैं जिनको हम स्टोमेटा बोलते हैं वहां से एंटर करता है।
और यहाँ पर ये क्लोरोप्लास्ट वाले पार्ट में आकर के यहीं पर जो वाटर एंड डिफरेंट जो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं, वो पहुंचेंगे और यहीं पर कन्वर्जन हो जाएगी. लेकिन ये सिंपल, बहुत जितना हम बोल रहे हैं उतना सिंपल नहीं है. ये कुछ स्टेप्स में ये फंक्शन होता है. देखिए कैसे. Let's take a closer look at these stomata. If the stomata are open all the time, the plant may lose large amounts of water through them. अब ये जो स्टोमेटा होते हैं, यहाँ पर आप ये जो बीन शेप देख रहे हैं स्ट्रक्चर, इनको बोलते हैं गार्ड सेल. ये गार्ड सेल जो होते हैं श्रिंक होते रहते हैं, स्वेल अप होते हैं. इसी को हम बोलते हैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा. तो ये स्टोमेटा हमेशा ओपन नहीं रहते, ये क्लोज भी होते हैं. तो क्योंकि अगर हमेशा ओपन रहेंगे तो कॉन्टिन्यूसली प्लांट विल लूज वाटर. ज्यादा वाटर लूज करने से जो प्लांट है, जितना उसको रिक्वायरमेंट है वाटर की, वो मिल नहीं पाएगा. तो इसीलिए जो स्टोमेटा है वो ओपन क्लोज होते रहते हैं रिदमिकली. To prevent this, the stomata are opened only when the plant needs carbon dioxide for photosynthesis. ये देखिए, Stomata contain guard cells that regulate the opening and closing of stomata. When water flows into them, the guard cells swell and open up the stomata. Similarly, if the guard cells shrink, the pore closes. ठीक है. तो वाटर को गेन करेगा गार्ड सेल, तो वो स्वेल अप हो जाता है. Chloroplasts are bound by a double membrane. They contain closely packed, flattened sacs called thylakoids, arranged in piles called granum. अब ये देखिए, ये क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है. इसको कट करके माइक्रोस्कोप में अगर हम देखेंगे तो हम क्या देख रहे हैं, ये एक जो लेयर देखी गई, एक देख रहे हैं आप, प्लेट्स की फॉर्म में एक दूसरे के ऊपर अरेंज्ड है. तो इनको हम बोलते हैं थाइलाकॉइड्स. और ये ग्रुप ऑफ थाइलाकॉइड्स है. ये कंप्लीटली अगर इसको हम देखें तो इसको बोलते हैं ग्रैमनम. यहाँ नीचे आप देख रहे हैं एक तरह का फ्लूइड होता है जिसको हम मैट्रिक्स बोलते हैं. ये होता है स्ट्रोमा मैट्रिक्स. ठीक है. और देखिए, These granum lie in a colorless ground substance called stroma. Thylakoids contain a pigment called chlorophyll. तो क्लोरोफिल इसी थाइलाकॉइड में होता है. तो जो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है बच्चों, ये दो पार्ट्स में होता है. एक लाइट रिएक्शन और एक लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन. यानी वो रिएक्शन जिसके लिए लाइट नेसेसरी है, जरूरी है, तो वो इसी थाइलाकॉइड ये है यानी कि ग्रैनम में ही होता है, क्योंकि यहाँ पर क्लोरोफिल प्रेजेंट है. और जो दूसरा रिएक्शन जिसको हम लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन या डार्क रिएक्शन कहते हैं, इसके लिए लाइट की प्रेजेंस कंपलसरी नहीं है, वो यहाँ इस बेस वाले पार्ट में जिसको हम स्ट्रोमा बोलते हैं, यहाँ पर होता है. Which traps solar energy. Interesting. And how does the process of photosynthesis take place? Photosynthesis involves a series of photochemical reactions that consists of two phases, light and dark reactions. Light reaction takes place in the thylakoids of the chloroplast. Dark reaction takes place in the stroma of the chloroplast. The energy carriers involved in photosynthesis are ATP, adenosine triphosphate, ये एनर्जी कैरियर्स हैं. अभी इनके नाम याद कर लो. एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट. एनर्जी कैरियर्स अभी लर्न कर लो क्या होते हैं, उसके बाद फिर हम इसको. The third phosphate group in ATP breaks up, releasing ADP, phosphate and energy. अब ये क्या हो जाता है कि जो 3 फॉस्फेट थे एटीपी में, एक फॉस्फेट जो है वो सेपरेट हो जाएगा और साथ में एनर्जी रिलीज करेगा. तो अब ये जो मॉलिक्यूल्स बचे,
इसको हम क्या बोलेंगे, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। अब देखिए पहले 3 थे, अब 2 मॉलिक्यूल्स बचे फॉस्फेट के, इसको हम बोलते हैं एडीपी, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। NADP is nicotinamide adenine dinucleotide phosphate that is used इसका पहले नाम नोट कर लो NADP का, क्योंकि थोड़ा सा नाम टफ है ये। as an electron carrier. इसका फंक्शन क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन को कैरी करके रखता है। अभी इलेक्ट्रॉन का भी यहाँ पर फंक्शन होता है फोटोसिंथेसिस में। NADPH is the reduced form of nicotinamide adenine dinucleotide phosphate. ठीक है, अब ये देखो NADP रिड्यूस हो गया, आपको पता है ना रिडक्शन रिएक्शन जब हाइड्रोजन ऐड हो जाती है तो NADP में इसका रिडक्शन होगा तो ये बन जाता है NADPH, हाइड्रोजन और ऐड हो गई इसमें। That serves as an energy carrier. As the name suggests, light reaction takes place in the presence of sunlight. Using light energy, water molecules split up to release oxygen. तो सबसे पहला स्टेप देखिए क्या होता है फोटोसिंथेसिस में, लाइट रिएक्शन। इसमें क्या होगा कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो ब्रेक डाउन हो जाएंगे, टूट जाएंगे, हाइड्रोजन अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। ठीक है, वैसे अगर आप जनरल देखोगे, अपनी बुक में चेक करोगे तो सबसे पहला स्टेप होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। क्लोरोफिल सनलाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। दूसरे स्टेप में जो लाइट एनर्जी होती है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। कैसे कन्वर्ट हो रही है? बाय स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बाय लाइट एनर्जी। जो लाइट एनर्जी ट्रैप की क्लोरोफिल ने, इस सनलाइट एनर्जी ने वाटर को ब्रेक कर दिया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। The chlorophyll in the thylakoids of chloroplast traps light energy and excites an electron. This excited electron converts light energy into chemical energy. देखो यहाँ पर ये जो क्लोरोफिल था इसने सनलाइट एनर्जी को ट्रैप किया और यहाँ बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स थे। तो जब भी यहाँ पर सनलाइट एनर्जी ट्रैप होगी तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये रेस्ट पर थे, इनको एनर्जी मिल गई। एनर्जी मिलेगी तो वो मूवमेंट स्टार्ट कर देंगे, इसको बोलते हैं हम एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो एक्साइट होकर के इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, यहाँ से बाहर आ जाएंगे और लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देंगे। And this chemical energy is stored as ATP and NADPH. ठीक है, तो यही केमिकल एनर्जी एटीपी और NADPH की फॉर्म में स्टोर रहती है प्लांट्स में। Thus, light reaction produces the energy source ATP and NADPH, but not the food. तो ये पहला स्टेप हो गया कंप्लीट लाइट रिएक्शन में। लाइट रिएक्शन में एनर्जी के सोर्स प्रोड्यूस होते हैं, कंप्लीट कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस नहीं होता, मींस कंप्लीट जो फूड है वो प्रोड्यूस नहीं होता, सिर्फ एनर्जी के सोर्स जनरेट हो रहे हैं। दैट द सोर्स द नेम ऑफ दोस सोर्सेज आर ATP एंड NADPH. Dark reaction takes place in the stroma of the chloroplasts by reducing carbon dioxide to carbohydrates. ठीक है, तो डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में होता है, जो बता दिया था मैंने, बेस होता है मैट्रिक्स वाला। वहीं पर ये कार्बन डाइऑक्साइड कन्वर्ट हो जाती है कार्बोहाइड्रेट्स में। ये आप देख रहे हैं एक साइकिल के फॉर्म में जिसको कार्बन बेंसन साइकिल बोलते हैं। ये आपके सिलेबस में नहीं है, बस प्रोसेस का नाम याद रखिए कि कार्बन डाइऑक्साइड जो कन्वर्ट होती है कार्बोहाइड्रेट्स में एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं कार्बन बेंसन साइकिल। Utilizing energy from ATP. It can take place with or without the presence of sunlight. Hence the name dark reaction. तो लाइट रिएक्शन में ये एनर्जी के सोर्स प्रोड्यूस हुए,
इस इन एनर्जी के सोर्सेस को यूज किया कार्बन डाइऑक्साइड ने, और इसने क्या कर दिया, सनलाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर दिया किसमें, कार्बोहाइड्रेट्स। By the end of dark reaction, plants prepare glucose. This glucose is used immediately by the cell or stored in the form of starch. ठीक है, या तो सेल इनको इमीडिएटली यूज कर लेंगे या फ्यूचर के लिए उसको स्टोर करके रखेंगे स्टार्च के फॉर्म में। I really detest this life. तो ये प्रोसेस जो हो गया पूरा फोटोसिंथेसिस का। Well, actually sunlight is essential. अब ये कुछ एक्सपेरिमेंट्स हैं जिनमें ये आप देखेंगे कि ये जितने भी हमने सब्सटेंस यूज किए फोटोसिंथेसिस के लिए, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, ये फोटोसिंथेसिस के लिए कितने एसेंशियल है। जैसे सबसे पहला एक्सपेरिमेंट है, सनलाइट इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। For the process of photosynthesis. Let's try this experiment to prove it. Select 2 leaves of approximately the same size from a healthy potted plant. Cover one of the leaves with a black card as shown in the diagram. Place the potted plant in sunlight for several hours. देखो यहाँ पर इसको डार्क क्लॉथ से कवर कर दिया है, तो बाकी सारी लीव्स को तो सनलाइट मिल रही है, बस इसी लीव को सनलाइट नहीं मिलेगी। कई आवर्स तक आपने इसको ऐसे ही इसी पोजीशन में रखना है। Test both the leaves for the presence of starch using the iodine test. To conduct an iodine test, dip both the leaves in boiling water for a minute to kill the cells. ठीक है, अब स्टार्च टेस्ट करना है, तो सबसे पहले जो दोनों लीव्स थी, एक डार्क वाली, डार्क से जिसको कवर किया गया था और दूसरी जो एक्सपोज थी सनलाइट में, दोनों को आपने क्या किया, वाटर में बॉईल कर रहे हैं, जिससे कि उसके जो सारे सेल्स हैं वो डेड हो जाएं। Next, boil the leaves in methylated spirit over a water bath till they become pale due to the removal of chlorophyll. इसके बाद अगला स्टेप होता है क्लोरोफिल पूरी रिमूव कर देते हैं। कैसे? उसको अल्कोहल में डिप करके। तो अल्कोहल में ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली आप डिप करेंगे, यहाँ पर ये वाटर में आपने बॉइल वाटर को, यहाँ देख रहे हैं ये जो डिश है, ये जो ये वाला कंटेनर है, इसके अंदर वाटर लिया गया, वाटर को बॉइल कर रहे हैं और उसमें ये अल्कोहल में डिप करके लीव्स को रखी गई है। अल्कोहल को डायरेक्टली हीट नहीं करते क्योंकि हाईली इन्फ्लेमेबल है, बहुत जल्दी फायर को कैच करता है, इसलिए हॉट वाटर में अल्कोहल के बीकर को रखा और उस बीकर में हमने क्या कर दिया, दोनों लीव्स को डिप कर दिया है, सो दैट कि जो क्लोरोफिल है वो टोटली रिमूव हो जाए। You will find that the surface of the leaf becomes hard and brittle. Place the leaves in a dish and pour iodine solution over them. You will find that the leaf which had been covered with the black card becomes brown. ठीक है, ये देखिए जिसमें ब्लैक कार्ड से या ब्लैक क्लॉथ से आपने कवर किया था, जिसको सनलाइट नहीं मिली थी, वो ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो रही है और जिस लीफ को सनलाइट मिली थी वो ब्लू कलर में। The uncovered leaf becomes blue-black, indicating the presence of starch. Since the leaf of the plant that was exposed to sunlight turned blue-black, you can conclude that light is essential for photosynthesis. ठीक है, तो आयोडीन टेस्ट क्या करता है? आयोडीन टेस्ट अगर हमने जिस पर भी ये स्टार्च की प्रेजेंस को चेक करते हैं इससे, तो जिस भी सब्सटेंस पर हमने आयोडीन की ड्रॉप्स डाली, अगर वो ब्लू ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो रहा है तो इट मीन्स उसमें स्टार्च प्रेजेंट है। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, ये जो कवर्ड लीव थी ये ब्लू ब्लैक में कन्वर्ट नहीं हुई, तो इट मीन्स स्टार्च इसमें प्रेजेंट नहीं है, इस लीव्स ने फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं किया। Let's conduct a small experiment to prove that chlorophyll is necessary for photosynthesis to take place. Take a potted plant that has variegated leaves, such as crotons. क्रोटॉन का प्लांट लेंगे। Keep the plant in a dark room for 3 days so that all the starch gets used up. 3 days के लिए इसको डार्क रूम में रखना है, क्योंकि सारे के सारे स्टार्च को मैंने बताया था
जो फूड होता है प्लांट का, वो प्लांट स्टोर करके रखते हैं स्टार्च के फॉर्म में अपने फ्यूचर यूज के लिए। तो डार्क रूम तो में मैम अगर वो अपने बस 3 days के लिए ही होता है। क्या 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 दोबारा Now keep the potted एक plant. मैम मिनट, वेट अ मिनट। मैम जो Pluck a leaf from the plant. Mark the green areas in it and trace them using a sheet of tracing paper. Now, dip the leaf in boiling water for a few minutes. This process destroys all the enzymes in the leaf and stops any further chemical changes from taking place. वाटर में बॉईल After करना बहुत जरूरी boiling, है। immerse the leaf in a beaker of alcohol. Place the beaker in a water bath and heat it till the alcohol begins to boil. You will see that the leaf becomes colorless as it loses its chlorophyll. Now, dip the leaf in a dilute solution of iodine for a few minutes. The green portions of the leaf turn blue-black, indicating the presence of starch. The non-green portions of the leaf turn brown, indicating that starch has not been formed. Since only the green portions of the leaf turned blue-black, you can infer that chlorophyll is essential for photosynthesis to occur. To prove that carbon dioxide is vital for photosynthesis, take 2 healthy potted plants of the same size. Keep the potted plants in a dark room for 3 days. Now, place a watch glass containing potassium hydroxide. ये जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, इसका काम क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करना। तो आसपास जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होगी, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एब्जॉर्ब कर लेगी। Beside one of the potted plants. Potassium hydroxide is used to absorb carbon dioxide. Next, cover both the plants with separate bell jars as shown. बेल जार से हम क्यों कवर कर रहे हैं? क्योंकि और कार्बन डाइऑक्साइड इनमें एंटर ना करे। इसमें कितनी, इसमें ऑलरेडी जो पहले से प्रेजेंट रही होगी बस उतनी कार्बन डाइऑक्साइड होगी। फिर हमने बेल जार लगा दिए सो दैट नो मोर कार्बन डाइऑक्साइड कुड एंटर इन दिस पोर्शन। और यहाँ पर पहले से भी नहीं थी क्योंकि हमने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रख दिया, इसने आसपास जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड थी उसको एब्जॉर्ब कर लिया। Seal the bottom of the bell jars to the glass bottom surface so that the setup is airtight. Keep the plants in sunlight for about 2 hours. Pluck a leaf from each plant and check for the presence of starch using the iodine test. वही सेम प्रोसेस, आयोडीन टेस्ट वही करेंगे। उसको पहले वो बॉइलिंग वाटर में बॉईल करेंगे लीव को, फिर अल्कोहल में बॉईल करेंगे और फिर आयोडीन सॉल्यूशन से टेस्ट करेंगे। The leaf which was exposed to air turns blue-black. This shows that starch was formed by the process of photosynthesis using carbon dioxide in the bell jar. ठीक है, तो जो राइट हैंड साइड में प्लांट था जिसमें हमने अब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड नहीं रखा था, उसमें थोड़ी सी भी जो भी कार्बन डाइऑक्साइड थी उसको यूज करके प्लांट ने स्टार्च प्रिपेयर किया। जबकि उस बेल जार में जहां पर हमने टोटली कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव कर दी थी, वहां पर फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाया, तो स्टार्च भी नहीं बन पाया। तो वो लीफ ब्राउन हो जाएगी। हाँ, From the plant that had potassium hydroxide in the bell jar does not become blue-black. This means photosynthesis did not take place. This was due to the absence of carbon dioxide in the bell jar. This proves that photosynthesis cannot take place without carbon dioxide. Water is another important raw material required for photosynthesis. Terrestrial plants take up water from the soil through their roots. Carbohydrate formation is not possible without the presence of water. Apart from water, plants also absorb nutrients like nitrogen, phosphorus, iron,
and magnesium from the soil. ठीक है, तो वाटर के अलावा वाटर में डिसॉल्व होकर के ये जो फर्टिलाइजर्स या मैन्योर आप डालते हो उसमें से प्लांट्स को आयंस और ये नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम जो कि इनकी ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो मिलता है। वो वाटर में अगर वाटर नहीं डालेंगे तो ये भी जो न्यूट्रिएंट्स है प्लांट्स को नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि प्लांट्स वाटर में डिसॉल्व फर्टिलाइजर्स को ही यूज कर सकता है। जाइलम वेसल के थ्रू ये पूरे प्लांट के पार्ट्स तक रन कर जाते हैं। Nitrogen is taken in by plants in the form of inorganic nitrates or nitrites. Bacteria convert atmospheric nitrogen during nitrogen fixation, which are then utilized by the plants in the form of ammonia. तो ये तो आपको पता ही है, क्लास 9 में भी पढ़ करके आए हैं नाइट्रोजन साइकिल, कि जो प्लांट्स या एनिमल्स होते हैं वो एटमॉस्फेयर से डायरेक्टली नाइट्रोजन कंज्यूम नहीं कर सकते। तो ये जो नाइट्रोजन है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, ये पहले यूजेबल फॉर्म्स में कन्वर्ट होती है। और इसको कौन कन्वर्ट करता है? कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो कि प्लांट्स के रूट्स में रहते हैं, वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को पहले नाइट्रेट्स वगैरह में कन्वर्ट करते हैं, और ये नाइट्रेट्स की फॉर्म में ही जो प्लांट्स हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं वाटर से, और इन प्लांट्स को जो एनिमल खाता है फिर वो नाइट्रोजन उस एनिमल तक भी पहुंच जाती है। Eat slowly. You'll get indigestion. And make sure you chew your food well before swallowing it. Chewing your food is the first step in the process of digestion. तो अब ये जो प्लांट वाला पार्ट था न्यूट्रिशन, ये पूरा खत्म होता है, और अब हम चल रहे हैं एनिमल वाले पार्ट में, यानी एनिमल की न्यूट्रिशन और डाइजेशन। तो अगर उतने पार्ट में कुछ